Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Science Notebook 25. Today we are going to study about nerve impulse conduction. आज हम nerve impulse conduction के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस टॉपिक के अंदर हम कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नर्व इम्पल्सेस। व्हाट आर नर्व इम्पल्सेस, इसके बारे में हम जानेंगे कि नर्व इम्पल्सेस होते क्या हैं। फिर हम देखेंगे रोल ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन। सोडियम और पोटेशियम आयन का रोल क्या होता है नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन में या कंडक्शन में। फिर हम देखते हैं कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है। स्टेप्स देखेंगे हम नर्व इम्पल्स कंडक्शन की कि नर्व इम्पल्स जो है वो कंडक्ट कौन कौन से स्टेप में होती है। इसके अंदर बेसिकली 4 स्टेप्स हैं: पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन एंड हाइपरपोलराइजेशन, जिनके बारे में आज हम जानेंगे। इसके बाद हम स्टडी करेंगे एक्शन पोटेंशियल के बारे में कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, वीडियो को पूरा देखिएगा। नर्व इम्पल्सेस। व्हाट आर नर्व इम्पल्सेस? नर्व इम्पल्स क्या होते हैं? नर्व इम्पल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स होते हैं जिनको न्यूरॉन के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है अराउंड द नर्वस सिस्टम से होकर के। नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जो कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या रहता है, फैला हुआ रहता है। हमारे अंदर क्या है, नर्वस सिस्टम से होती हुई क्या है, बहुत सारी नर्व्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाती हैं, जहाँ पर क्या है कोई भी अगर इम्पल्स आती है ना, तो उन इम्पल्स को या सिग्नल्स को वो नर्व्स जो है वो ब्रेन तक ले जाती हैं। नर्व्स कैसी होती हैं? दो तरह की होती हैं, मोटर न्यूरॉन होती हैं और कौन सी होती हैं, दूसरी एक और टाइप की न्यूरॉन होती हैं जो कि सेंसरी न्यूरॉन होती हैं, जो कि क्या करती हैं, सेंस करती हैं कोई भी सिग्नल को। तो इम्पल्स ये जो न्यूरॉन्स होती हैं वो क्या कहती हैं, वो क्या करती हैं, सिग्नल्स को जो है वो ब्रेन तक लेकर जाती हैं। ब्रेन जो है वो सेंटर होता है नर्वस सिस्टम पर, जहाँ पर ये जो सिग्नल्स हैं इनको इनके अगेंस्ट क्या किया जाता है, कोई भी आउटपुट लिया जाता है तो वो कहाँ लिया जाता है, ब्रेन में लिया जाता है। तो ये नर्व्स जो है वो सिग्नल को लेकर के जाती हैं ब्रेन तक, ठीक है। फिर वहाँ से जो सिग्नल है वो आता है बॉडी पार्ट में, ठीक है। तो नर्व इम्पल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स होते हैं विच आर ट्रांसमिटेड बाय न्यूरॉन अराउंड द नर्वस सिस्टम। द नर्व इम्पल्स स्टार्ट एट द एक्सॉन हिल्लॉक। नर्व इम्पल्स जो होती है वो एक्सॉन हिल्लॉक पर स्टार्ट होती है। एक्सॉन हिल्लॉक जो होता है वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेबल पार्ट होता है न्यूरॉन का। अब न्यूरॉन जो होती है वो कैसी होती है, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, सेल बॉडी होती है, एक्सॉन होते हैं और डेंड्राइट्स होते हैं। सेल बॉडी इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है जहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसमें उसको बोलते हैं सेल बॉडी। और सेल बॉडी और जो एक्सॉन होती हैं उनके बीच का जो पार्ट होता है, कनेक्टिंग पार्ट जो होता है उसको एक्सॉन हिल्लॉक बोला जाता है, जहाँ जो कि क्या है, सबसे ज़्यादा एक्साइटेबल पार्ट है। इसके अलावा ये जो एक्सोन होती है वो टर्मिनेट होती है इन द बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिनको बोला जाता है नोब, सिनेप्टिक नोब बोला जाता है, ठीक है। इनके थ्रू जो इम्पल्सेस होते हैं, जो सिग्नल्स होते हैं, उनको एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे सोडियम और पोटेशियम आयन का रोल क्या होता है नर्व इम्पल्स के कंडक्शन में। जो एक्सोलेमा होती है, एक्सोलेमा क्या होती है, न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसको एक्सोलेमा बोला जाता है ना। उसके अंदर क्या होता है, सोडियम जो होता है वो क्या होता है, मेजर कैटायन होता है, कहाँ पर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। और जो पोटेशियम होता है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। मतलब कि जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होती है उसके बाहर वाला जो फ्लूइड है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोला जाता है और अंदर वाले फ्लूइड को इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोला जाता है। तो सेल के बाहर वाला जो फ्लूइड है उसमें क्या होता है, सोडियम आयन ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं और अंदर वाले फ्लूइड में पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये एक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है जिसको एक्सोलेमा बोला गया है, जिसके अंदर आपको दिखा है पोटेशियम। पोटेशियम को रिप्रेजेंट करते हैं के से। तो इसके अंदर क्या है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जो कि अंदर से बाहर की तरफ मूव करता हुआ दिखाया गया है, क्योंकि फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब जो ग्रीन वाला एरो है उससे सोडियम आयन को रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि बाहर से अंदर की तरफ आता हुआ दिखाया गया है। मतलब कि बाहर जो है वो सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में और पोटेशियम आयन का ज़्यादा होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। अब जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, पोटेशियम आयन के लिए ज़्यादा परमेबल होती है। सोडियम और पोटेशियम आयन जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं मेम्ब्रेन के
अक्रॉस मतलब मेम्ब्रेन से अंदर बाहर होते हैं वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, मतलब कि फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। जैसे कि सोडियम आयन जो है वो अंदर कम होते हैं और बाहर ज़्यादा होते हैं, और पोटेशियम आयन बाहर कम होते हैं, अंदर ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे ये लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूव करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से तात्पर्य है कि इसको जो होती है इनके मूवमेंट के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ये जो होते हैं इनको एटीपी की हाइड्रोलाइसिस होती है, जिसमें एटीपी जो होती है उसका ब्रेकडाउन होता है इनटू एटीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इस तरीके से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के थ्रू इनको एनर्जी प्रोवाइड होती है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करने के लिए, क्योंकि जब ये लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे तो इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ईजिली मूव कर जाएंगे, लेकिन लोअर से हाई में जाएंगे तो एनर्जी रिक्वायर होगी, इसलिए इनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है। द अमाउंट ऑफ पोटेशियम इन ई फ्लक्स, पोटेशियम के ई फ्लक्स की मतलब अंदर से जब पोटेशियम बाहर जाता है उसका जो अमाउंट होता है वो 20 to 100 टाइम्स ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सोडियम आयन के इनपुट के। जो सोडियम आयन अंदर आता है उसके कंपैरिजन में पोटेशियम आयन के ई फ्लक्स की जो अमाउंट होती है वो 20 to 100 टाइम्स ज़्यादा होती है। इसके बाद हम देखते हैं एक्सोलेमा जो होती है उसमें क्या होते हैं, कुछ लीकी चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, सोडियम आयन चैनल और पोटेशियम आयन चैनल। सोडियम आयन चैनल जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं सोडियम आयन्स का, और जो पोटेशियम आयन चैनल होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं पोटेशियम आयन का। अब ये जो लीकी चैनल्स होते हैं इनके थ्रू सोडियम और पोटेशियम जो है वो मूव करते रहते हैं अंदर बाहर, ठीक है, और ये ओपन रहते हैं। इसके अलावा इन लीकी चैनल्स के अलावा कुछ दूसरे चैनल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनको बोला जाता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस चैनल, जो कि क्या होते हैं एक पर्टिकुलर मतलब उनको क्या है एटीपी की ज़रूरत होती है, इसलिए वो एटीपी के हाइड्रोलाइसिस के बाद ही ऑपरेट होते हैं, और ये भी सोडियम और पोटेशियम आयन का ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम मेम्ब्रेन। न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर सोडियम पोटेशियम एटीपीएस चैनल आपको दिखाया गया है, जिसमें क्या हो रहा है नीचे की तरफ एटीपी जो है वो ब्रेक हो रही है इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जिससे क्या है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो कि क्या कर रही है, 3 सोडियम आयन को अंदर से बाहर भेज रही है और 2 पोटेशियम आयन को बाहर से अंदर की तरफ लेकर के आ रही है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। ये होता है एटीपीएस पंप का काम। फिर देखते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप जो होता है इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है न्यूरॉन की। ये जो पंप है वो एटीपी के हाइड्रोलाइसिस से चलता है। ये जो पंप होता है वो क्या करता है, 3 सोडियम आयन को बाहर लेकर के जाता है और 2 पोटेशियम आयन को अंदर लेकर के आता है, जैसे कि पिछले वाले डायग्राम में दिखाया गया था। देखो इधर दिखाया गया है एरो से, इसमें क्या है 3 सोडियम आयन को ये बाहर लेकर जा रहा है और 2 पोटेशियम आयन को ये अंदर लेकर के आ रहा है। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप जो कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स बाय यूज़ ऑफ एनर्जी। ईच साइकिल कंज्यूम 1 एटीपी, हर साइकिल में 1 एटीपी का कंज्यूम होता है। वो कैसे होता है, मतलब कि 3 सोडियम आयन को बाहर ले जाने के लिए और 2 पोटेशियम आयन को अंदर लाने के लिए 1 एटीपी का यूज़ हो जाता है। अब नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा, दोबारा से जब उसको 3 सोडियम अंदर लाने होंगे, 2 पोटेशियम बाहर ले जाने होंगे, या फिर उल्टा 3 पोटेशियम बाहर ले जाने होंगे और 3 सोडियम बाहर ले जाने होंगे और 2 पोटेशियम जब अंदर लाने होंगे, तो उसको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, एटीपी की हाइड्रोलाइसिस की ज़रूरत होगी। इट नीड्स एटीपी हाइड्रोलाइसिस। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस उसको मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोला जाता है, ठीक है। जो कि क्या होता है, डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज में मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर। अब मेम्ब्रेन जो होती है उसमें क्या है, बाहर भी आयंस प्रेजेंट हैं, अंदर भी आयंस प्रेजेंट है। बाहर सोडियम आयन प्रेजेंट है, अंदर पोटेशियम आयन प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा नेगेटिवली चार्ज आयंस भी प्रेजेंट होंगे, जैसे कि क्लोराइड आयंस प्रेजेंट होंगे, फॉस्फेट्स आयन भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और दूसरे आयंस भी इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि क्लोराइड आयन जो होंगे वो NaCl का जो इंटेक हम करते हैं उसके उनके ब्रेकडाउन से भी प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इनका जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो डिफरेंस बनता है अंदर और बाहर की तरफ मेम्ब्रेन के, उनकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसको मेज़र किया जाता है मिली वोल्ट में, और इसकी जो वैल्यू होती है वो रेंज करती है -80 मिली वोल्ट से -40 मिली वोल्ट तक, ठीक है। ये जो होता है वो 2 कंडीशन में जनरेट होता है, एक रेस्टिंग कंडीशन में जनरेट होता है जिसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोला जाता है, और एक स्टिमुलस आने पर, जब कोई भी सिग्नल या स्टिमुलस आएगा थ्रेशोल्ड वैल्यू वाला, तब ये जनरेट होता है जिसको एक्शन पोटेंशियल बोला जाता है, ठीक है।
अब देखते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है। जब न्यूरॉन जो होती है रेस्ट में होती है, जब उसमें कोई भी इम्पल्स कैरी नहीं हो रहा होता या कंडक्ट नहीं हो रहा होता है ना, नॉर्मली पड़ी हुई है, जैसे कि अंदर उसमें पोटेशियम आयन है, बाहर उसमें सोडियम आयन है, ठीक है, बाहर की तरफ सोडियम आयन है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। अब उसमें कोई भी आयंस का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है अंदर और बाहर, ठीक है। उस टाइम में जो न्यूरॉन होती है वो रेस्टिंग कंडीशन में होती है। तो ड्यूरिंग रेस्टिंग पोटेंशियल, जब रेस्टिंग पोटेंशियल होता है तो कोई भी आयन का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा अंदर या बाहर न्यूरॉन के ऑन आइदर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एज फॉलोज। क्या है, बाहर की तरफ सोडियम आयन ज़्यादा प्रेजेंट होंगे देन ऑन इनसाइड, एंड अंदर की तरफ पोटेशियम आयन्स प्रेजेंट होंगे देन ऑन आउटसाइड। जो टिपिकल वैल्यू मेजर की जाती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वो आती है -70 मिली वोल्ट, -70 मिली वोल्ट। अब ये -70 मिली वोल्ट किस बेसिस पर आती है कि अंदर का जो डिफरेंस होता है, मतलब अंदर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर अंदर की तरफ नेगेटिवली चार्ज आयन ज़्यादा है तो उस बेसिस पर ये माइनस में आएगी, ठीक है। सेल जो होती है वो एग्जिबिट करती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, तो उस सेल को बोला जाता, मतलब उस न्यूरॉन को, नर्व सेल को क्या बोला जाता है, पोलराइज्ड कंडीशन बोली जाती है, जिसमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन स्टेट होती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, मेजरमेंट ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को दिखाया गया है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेजर कैसे किया जाता है। जैसे कि इसमें एक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन दिखा दी गई है जिसमें बाहर की तरफ पॉजिटिवली चार्ज ज़्यादा है ना, और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब जब हम इसको मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर या फिर कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, है ना, तो इसका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, -70 मिली वोल्ट आता है, ठीक है। और इसको मेज़र कहाँ से करते हैं, ये जो एक्सोन दिखाई गई है न्यूरॉन की जो, है ना, इसमें से एक पार्ट हमने ले लिया, है ना, इसको अपन ने फिर जब मेज़र करके देखा है, इसी को क्या बोला है, एक्सोलेमा बोला है, ठीक है। इसमें जब अपन मेज़र करके देखेंगे तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आएगा -70 मिली वोल्ट, जिसको किस किस चीज़ से मेज़र किया जा सकता है, या तो वोल्ट मीटर से या फिर कैथोड रे ऑसिलोस्कोप से। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ये एक क्वेश्चन आता है इसलिए इसको मार्क कर लीजिए, कैथोड रे oscilloscope, it is very important, okay। इसके बाद देखते हैं स्टेप्स ऑफ नर्व इम्पल्स कंडक्शन। नर्व इम्पल्स का जो कंडक्शन होता है उसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं। ये जो स्टेप होती है वो कुछ स्टेप्स में प्रोसीड होती है, जैसे कि पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन एंड हाइपरपोलराइजेशन। अब हम एक एक करके इन स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है पोलराइजेशन। जब रेस्ट में होती है एक्सोन की मेम्ब्रेन तो उस स्टेट को पोलराइज स्टेट बोला जाता है। रेस्ट में कैसे होगी, जब उसमें कोई भी इम्पल्स कैरी नहीं हो रहा होगा, कोई भी इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो रहा होगा, तो उस स्टेट को पोलराइज्ड स्टेट बोला जाता है। इस कंडीशन में क्या है, न्यूरॉन इज़ नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, कोई भी इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रही होगी। एक्सोन की मेम्ब्रेन जो होगी ज़्यादा परमेबल होगी, मतलब होती है किस चीज़ के लिए होती है, पोटेशियम आयन के लिए परमेबल होती है, और सोडियम आयन के लिए क्या होती है, इम्परमेबल होती है। जिसकी वजह से क्या होता है, पोटेशियम आयन की परमेबिलिटी की वजह से जो सरफेस होती है उस पे क्या होता है, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, वाइल अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर लीकी चैनल्स प्रेजेंट है मेम्ब्रेन के अंदर। अब उन लीकी चैनल्स के थ्रू क्या होगा, पोटेशियम आयन की परमेबिलिटी की वजह से पोटेशियम आयन जो है वो अंदर से बाहर की तरफ मूव कर रहे होंगे, ठीक है। तो बाहर क्या है, सोडियम आयन भी प्रेजेंट है। अब बाहर अंदर से बाहर की तरफ पोटेशियम आयन भी चले गए, तो बाहर क्या हो गया, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गया एज़ कम्पेयर टू इनसाइड, जिसकी वजह से क्या होगा, बाहर की जो मेम्ब्रेन है उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस कंडीशन को बोला गया है पोलराइज्ड स्टेट, ठीक है। इसमें आपको डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, जैसे कि ये जो है डायरेक्शन है दिखाई गई है एक्शन पोटेंशियल की। एक्शन पोटेंशियल इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। तो अब क्या है, यहाँ पर सोडियम आयन, सॉरी, जो ब्लू वाला एरिया उसमें दिखाया गया है कि पोलराइज स्टेट दिखाई गई है। तो बाहर की तरफ उसमें क्या पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेक्स्ट स्टेप है डीपोलराइजेशन। जब क्या है, कोई भी थ्रेशोल्ड वैल्यू वाला स्टिमुलस आता है। अब थ्रेशोल्ड वैल्यू से क्या मतलब है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू का स्टिमुलस आने पर ही, है ना, क्या होगा, जैसे कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था -70 मिली वोल्ट। अब कोई स्टिमुलस आ रहा है ना, तो उसकी वैल्यू किस इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, पर्टिकुलर वैल्यू वाला स्टिमुलस ही आना चाहिए, तभी जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है उसमें इम्पल्स आगे क्या करेगा, मूव करेगा, या फिर इम्पल्स जो है वो कंडक्ट होगा, वरना कोई भी इम्पल्स कंडक्ट
नहीं होगा। तो जब थ्रेशोल्ड वैल्यू वाला जो स्टिमुलस है एक्सोन पर अप्लाई किया जाता है तो एक्सोन का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो चेंज हो जाता है, पहले जो कि -70 से कितना हो जाता है, +30 मिलीवोल्ट हो जाता है ना। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें इम्पल्स आ गया है जो कि एक पर्टिकुलर वैल्यू वाला होगा। ठीक है, इस +30 मिलीवोल्ट जो है इसको क्या बोला जाता है? एक्शन पोटेंशियल बोला जाता है। थ्रेशोल्ड वैल्यू जो होती है वो होती है अमाउंट ऑफ स्टिमुलस नीडेड टू बिगिन द चेंज अलोंग द सेल मेम्ब्रेन। वो वैल्यू होती है जिसकी ज़रूरत होती है सेल मेम्ब्रेन में स्टिमुलस को स्टार्ट करने के लिए। ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन, जब डीपोलराइजेशन होता है तो सोडियम गेट जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, जबकि सोडियम आयन जो होते हैं, मतलब जब डिपोलराइजेशन हो रहा है एक्शन पोटेंशियल हो गया है ना, मतलब +30 मिलीवोल्ट हो गया, उसकी वजह से क्या होगा, सोडियम गेट जो हैं जो कि उसके अंदर प्रेजेंट हैं, जैसे कि इसमें दिखाए गए हैं ग्रीन वाला इसे, तो सोडियम गेट ओपन हो जाएंगे, है ना। अब ये ओपन हो गए तो क्या है, बाहर से अंदर की तरफ क्या है, सोडियम मूव करने लगेगा। सोडियम आयन मूव इनटू द मेम्ब्रेन, सोडियम आयन जो है वो इनटू मतलब इनसाइड मेम्ब्रेन मूव करने लगेगा। अब सोडियम आयन का जो मूवमेंट होता है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर ही क्या होता है, ऑपरेट होता है। मतलब जो सोडियम गेट है एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने पर ही क्या होंगे, ओपन होंगे, जिसकी वजह से सोडियम अंदर एंटर कर जाएगा। अब जब सोडियम अंदर एंटर कर जाएगा तो क्या होगा, पहले पोटेशियम आयन तो उसके अंदर है ही है, अब बाहर से सोडियम आयन भी आ गया तो अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, तो जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, -70 मिलीवोल्ट से +40 मिलीवोल्ट हो जाएगा, जिसको बोला गया है एक्शन पोटेंशियल। नेक्स्ट कंडीशन है ऑल और नन रेस्पॉन्स। ऑल और नन रेस्पॉन्स क्या होता है कि अगर कोई न्यूरॉन है उसमें स्टिमुलस जो वो सिर्फ तभी किसी स्टिमुलस के लिए रेस्पॉन्ड करेगी जब उसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू वाला स्टिमुलस आता है, वरना कोई भी उससे थोड़े से भी कम होगी तो उसमें कोई भी इम्पल्स कंडक्ट नहीं होगा, या तो होगा तो पूरी तरीके से ही होगा वरना कुछ भी नहीं होगा। तो इसमें यही बताया हुआ है, इफ़ अ न्यूरॉन रेस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस इट रेस्पॉन्ड कम्प्लीटली, पूरी तरीके से करेगी। देयर इज़ नो पार्शियल इम्पल्स नर्व इम्पल्स, पार्शियल नर्व इम्पल्स कोई भी नहीं होगी, है ना। ऑल इम्पल्सेस कैरी जो ऑन द एक्सोन विल बी ऑफ सेम स्ट्रेंथ, जितनी भी इम्पल्स कैरी हो रही हैं एक्सोन के ऊपर उनकी सभी की स्ट्रेंथ क्या होगी, सेम होगी। अगर क्या कर दिया जाए, स्टिमुलस की इंटेंसिटी को इंक्रीज़ किया जाए, मतलब जल्दी 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 क्या है अपन स्टिमुलस उसमें क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या होगा, उससे क्या होगा, इम्पल्स ज़्यादा हो जाएंगी, है ना। जो इम्पल्स होंगी वो कंडक्शन जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी उनकी, लेकिन उनके अंदर पर सेकंड में जैसे पहले 1 हो रही थी या फिर 2 हो रही थी पर सेकंड में, और अब जल्दी-जल्दी अपन स्टिमुलस जो है उसको क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या है पर सेकंड में जैसे 5 थी तो अब और इंक्रीज़ होकर के 7 हो जाएँगी या 8 हो जाएँगी, तो उनकी अमाउंट इंक्रीज़ होती है, ना कि उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है। ठीक है। रिपोलराइजेशन क्या होता है, एट द एंड ऑफ डीपोलराइजेशन, जब डीपोलराइजेशन खत्म होने लगता है तो पोटेशियम गेट खुल जाते हैं। अभी कौन से गेट ओपन थे, डीपोलराइजेशन में थे सोडियम गेट ओपन थे। अब क्या होंगे, जब रिपोलराइजेशन स्टार्ट होगा तो क्या होंगे, पोटेशियम गेट ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से पोटेशियम जो होगा वो अंदर प्रेजेंट है तो अंदर से बाहर की तरफ मूव करने लगेगा अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये जो गेट होते हैं वो पॉजिटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर ही क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। क्या था, डीपोलराइजेशन में मेम्ब्रेन का पोटेंशियल हो गया था +40 मिलीवोल्ट हो गया था। ठीक है, तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो गया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर ही ये गेट क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं ऑफ अबाउट वैल्यू +40 मिलीवोल्ट। दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ रीपोलराइजेशन। अब पोटेशियम गेट ओपन हो गए तो इसका मतलब क्या है, रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो गया। एट द सेम टाइम सोडियम चैनल इन द मेम्ब्रेन, अब क्या पोटेशियम गेट ओपन हो गए तो सोडियम चैनल बंद हो जाएंगे, जिसकी वजह से सोडियम का जो इन्फ्लक्स था, सोडियम जो कि बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहा था वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये कंडीशन थी रीपोलराइजेशन। अब क्या होता है, हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन में मेम्ब्रेन का पोटेंशियल क्या हो जाता है, ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। एक मिनट, इससे पहले एक बात सुनिए, जैसे कि रिपोलराइजेशन जो था उसमें क्या था, पोटेशियम गेट ओपन हो गए थे तो पोटेशियम बाहर मूव करने लग गया। अब मेम्ब्रेन का पोटेंशियल क्या था, पॉजिटिव था। सॉरी। अब अंदर से बाहर की तरफ जब पोटेशियम आयन जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो अंदर क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब क्या है, हाइपर पोलराइजेशन में क्या होगा, कभी कभी क्या होता है, पोटेशियम गेट जो है वो ज़्यादा देर तक ओपन रह जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, ज़्यादा पोटेशियम बाहर चला जाता है। अब मेम्ब्रेन का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा बाहर चला गया। ठीक है,
जो कि -70 मिलीवोल्ट से भी कम हो जाता है। तो न्यूरॉन इज सेड टू बी हाइपर पोलराइज्ड ड्यू टू मोर इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। किसकी वजह से? पोटेशियम आयन के ज़्यादा इफ्लक्स हो जाने की वजह से, पोटेशियम आयन के ज़्यादा बाहर चले जाने की वजह से, जिसको बोला जाता है ओवरशूट ऑफ पोटेशियम आयन। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में क्या होगा, कोई भी इम्पल्स पास नहीं होगी अलोंग द पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन, उस पार्ट में जहाँ पर हाइपर पोलराइजेशन हो गया। मतलब जहाँ पर मेम्ब्रेन का पोटेंशियल -70 से भी नीचे चला गया, उस टाइम पर वहाँ पर कोई भी इम्पल्स कैरी नहीं होगी। तब तक नहीं होगी जब तक कि मेम्ब्रेन का पोटेंशियल दोबारा से -70 मिलीवोल्ट नहीं हो जाता। अब वो जो स्टेट है जिसमें मेम्ब्रेन का पोटेंशियल ज़्यादा नेगेटिव हो गया और -70 मिलीवोल्ट तक होने तक वहाँ पर कोई भी इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो रही, तो उस स्टेट को बोला जाता है रिफ्रैक्टरी पीरियड। इमीडिएटली आफ्टर द एक्शन पोटेंशियल इन विच वी कैन नॉट जनरेट अनदर एक्शन पोटेंशियल इन द न्यूरॉन। अब हम दूसरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर सकते वहाँ पर, तो उस पीरियड को बोला जाता है रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है, इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन का, जैसे कि ये क्या है, -70 मिलीवोल्ट जो है इसका क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। अब -55 मिलीवोल्ट जो है इसमें थ्रेशोल्ड दिखाया गया है। तो अब इससे कम वाले जितने भी स्टिमुलस हैं वो आगे कैरी नहीं हो रहे हैं, जितने भी स्टिमुलस आ रहे हैं वो आगे कैरी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो -55 से कम है, थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम है। एक पर्टिकुलर जब -55 वाला आएगा वो ही क्या है, ऊपर जाएगा, मतलब वो ही उसके अंदर इम्पल्स को आगे कंडक्ट करा सकता है। तो इसके बाद क्या होगा, सोडियम गेट ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से सोडियम क्या होगा, अंदर आने लग जाएगा, तो डीपोलराइजेशन स्टेट आ जाएगी। फिर धीरे धीरे करके एक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि अंदर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, तो वो हो गया +40 मिलीवोल्ट। अब जब डीपोलराइजेशन से दोबारा रिपोलराइजेशन आएगा तो पोटेशियम गेट ओपन हो जाएंगे, जो कि अंदर से बाहर की तरफ मूव करने लगेंगे, तो एक्शन पोटेंशियल जो होगा वो डिक्रीज होने लग जाएगा। मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव में चला जाएगा। अब पोटेशियम गेट जो है वो ज़्यादा ओपन रह गए। अब ज़्यादा ओपन रह गए तो -70 से भी नीचे चला गया इसमें, तो इसको बोला जाता है हाइपर पोलराइजेशन। अब जब तक ये -70 तक आएगा, है ना, तो उस वाले पीरियड को इसमें दिखाया गया है, इसको बोला गया है रिफ्रैक्टरी पीरियड बोला गया है। और फिर इसके बाद आ जाती है रेस्टिंग स्टेट। रेस्टिंग स्टेट कितने पर आएगी, -70 मिलीवोल्ट पर ही रेस्टिंग स्टेट आएगी। ये वाला जो है ये है हाइपर पोलराइजेशन। ये वाला ग्राफ है हाइपर पोलराइजेशन का। ठीक है, और इसी में जब तक कैरी, मतलब जब तक -70 मिलीवोल्ट होगा तब तक इसको बोला गया है रिफ्रैक्टरी पीरियड बोला गया है। तो अब इसमें दिखाया गया है नर्व इम्पल्स कैसे प्रोपोगेट करती है। जैसे कि न्यूरॉन की मेम्ब्रेन दिखाई गई है फर्स्ट वाले में, जिसमें क्या है, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज है ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन, क्योंकि बाहर क्या है, सोडियम आयन ज़्यादा है और पोटेशियम आयन भी जा रहे हैं लीकी चैनल्स के थ्रू, तो बाहर पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट इंक्रीज हो गया और अंदर की तरफ कंपेरेटिवली नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, जब इम्पल्स आती है तो सोडियम गेट ओपन हो जाते हैं, तो सोडियम क्या है, अंदर की तरफ मूव कर रहा है, इसमें दिखाया गया है एरो के थ्रू, तो जिससे क्या है, मेम्ब्रेन का पोटेंशियल जो है अंदर की तरफ पॉजिटिव हो गया और बाहर की तरफ नेगेटिव हो गया। अब जब ये आगे की तरफ मूव करेगा, मतलब वो हो गई डिपोलराइजेशन स्टेट। अब ये आगे की तरफ जब मूव करेगा तो क्या है, ये आगे प्रोपोगेट कर रहा है डिपोलराइजेशन धीरे धीरे करके। उसके बाद होगा रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन में क्या है, पोटेशियम गेट ओपन हो गए, क्योंकि पीछे का क्या है, वो अंदर की, मतलब पीछे की तरफ से क्या है, मेम्ब्रेन जो है अंदर की तरफ से पॉजिटिव चार्ज हो गया, बाहर की तरफ से नेगेटिव चार्ज होगी। अब क्या है, रिपोलराइजेशन जब आएगा तो पोटेशियम गेट ओपन हो जाएंगे और पोटेशियम जो है बाहर की तरफ मूव करने लग गया, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन का पोटेंशियल दोबारा से नेगेटिव हो गया अंदर की तरफ से, जो कि कितना हो जाएगा, -70 मिलीवोल्ट हो जाएगा। उसके बाद ये धीरे धीरे करके डिपोलराइजेशन जो है पूरी की पूरी मेम्ब्रेन के अंदर फैल जाता है। फिर देखते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन क्या होता है। इट डिस्क्राइब्स द वे व्हेन एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एस्केप फ्रॉम नोड टू नोड। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब नॉर्मल कंडक्शन होता है, जिसमें न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है, मतलब जो एक्सोन की जो मेम्ब्रेन है, जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है, या फिर अनमाइलिनेटेड जो एक्सोन होती है उसके अंदर क्या है, पूरी की पूरी में प्रोपोगेट करता है। लेकिन जब माइलिनेटेड वो होगी, एक्सोन होगी, उसमें क्या होगा, नोड्स प्रेजेंट होंगे। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं नोड्स, जहाँ पर क्या नहीं होती, माइलिन शीथ एब्सेंट होती है, तो वहाँ पर नोड्स प्रेजेंट होते हैं। इन नोड्स को क्या बोला जाता है, नोड ऑफ रैनवियर बोला जाता है। ठीक है, अब जब इम्पल्स जो है इन नोड टू नोड क्या करेगा, मूव करेगा, इन नोड से दूसरे नोड पर जा रहा है, एक नोड से दूसरे नोड पर जा रहा है, तो इस कंडक्शन को बोला जाता है सॉल्टेटरी कंडक्शन, है ना, नोड टू नोड।
डाउन द फुल लेंथ ऑफ द एक्सोन स्पीडिंग द अराइवल, जिसकी वजह से इम्पल्स का जो अराइवल है वो भी क्या हो जाता है, स्पीड हो जाता है। अब क्या है, नॉर्मली मूव कर रहा है, सपोज पूरी की पूरी मेम्ब्रेन में मूव कर रहा होगा तो क्या है, उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर वो नोड टू नोड जाएगा जंप करता हुआ तो वो क्या है, कंपैरेटिवली फास्ट मूव करेगा। तो क्या होता है, इसी को सॉलिटरी कंडक्शन बोला जाता है इन कंपैरिजन विद द स्लोअर कंटिन्यूअस प्रोग्रेशन ऑफ द डिपोलराइजेशन स्प्रेडिंग डाउन एन अनमाइलिनेटेड एक्सोन। जो कि कैसा होता है, स्लो वाला जो होता है वो अनमाइलिनेटेड एक्सोन के अंदर होता है। जैसे कि डिपोलराइजेशन अकर ओनली अकर इन द गैप बिटवीन द माइलिन शीथ। इसमें क्या होगा, डिपोलराइजेशन सिर्फ और सिर्फ गैप्स में होगा, जो कि इन बीच में माइलिन शीथ के बीच में दिखाया गया है। ठीक है, ये जो गैप होते हैं इनको क्या बोला जाता है, नोड ऑफ रेनवियर। जैसे मैंने पिछली साइड में आपको बता दिया है, इनको क्या बोला जाता है, नोड ऑफ रेनवियर बोला जाता है। जो माइलिन लेयर होती है वो क्या करती है, मूवमेंट को रोक देती है, किस चीज़ के, सोडियम और पोटेशियम आयन के। ये जो माइलिन शीथ है ये क्या करेगी, यहाँ पर क्या होगा, सोडियम और पोटेशियम आयन का मूवमेंट नहीं होगा थ्रू एक्सोन मेम्ब्रेन। इसलिए सिर्फ इनका जो डिपोलराइजेशन कहाँ पर होता है, सिर्फ और सिर्फ नोड्स पर होता है। ठीक है, जो इम्पल्स जो होती है वो मूव करती है नोड टू नोड, इस प्रोसेस को बोला जाता है सॉलिटरी कंडक्शन। ये दिखाया हुआ है नर्व का एक सिंपल सा डायग्राम, जिसमें क्या है, नर्व का कंडक्शन, वो न्यूरॉन इम्पल्स का कंडक्शन दिखाया गया है, जिसमें क्या है, एक डिपोलराइज्ड रीजन दिखाया गया है इन द नोड ऑफ रेनवियर पर। ठीक है, और ये क्या है, माइलिन शीथ है जहाँ जहाँ पर जो क्या कर रही है, सोडियम और पोटेशियम आयन के मूवमेंट को रोक देती है। और ये क्या है, एक्सोन दिखाई गई है, और ये है एक्सोन। ये माइलिन शीथ है जो इसके ऊपर ब्लू कलर की प्रेजेंट है, और ये जो है नोड्स हैं, और ये इसकी सेल बॉडी है। ये डेंड्राइट्स हैं जिनके थ्रू इम्पल्स जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाती है। ठीक है, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।